प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल का रास्ता दिखाया, वहीं बक्सर के युद्ध ने उन्हें भारत में असली सत्ता दे दी। आखिर 1764 का बक्सर का युद्ध इतना निर्णायक क्यों था? जहां एक तरफ थे 3 बड़े भारतीय शासक और वहीं दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर ऐसा क्या हुआ कि जीत के बाद अंग्रेजों की ताकत कई गुना बढ़ गई? तो ये जो युद्ध होता है, यह होता है बक्सर का युद्ध। ठीक, देखिए क्या होता है, यह 12, 22 और 23 अक्टूबर 1764 को होता है। ठीक है, और यह युद्ध किसके बीच में होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम अवध का नवाब एवं मुगल सम्राट, इन तीनों की संयुक्त सेना के बीच में होता है बक्सर का युद्ध। जहां एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी होती है तो वहीं पे तीनों की संयुक्त सेना, जिसमें है आपका मीर कासिम अवध का नवाब एवं मुगल सम्राट, इन तीनों की संयुक्त सेना से ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध होता है। ठीक, जहाँ पे बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब होता है वह होता है आपका सिजा-उद-दौला। ठीक, ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका सिजा-उद-दौला। ये होता है आपका अवध का नवाब। ठीक, एक मिनट, ये बंगाल का नवाब नहीं होगा, ये होगा आपका अवध का नवाब। क्लियर? तो बक्सर के युद्ध के समय जो अवध का नवाब होता है वह होता है आपका सिजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट होता है शाह आलम द्वितीय। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत होती है। ठीक, वस्तुतः यह ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत थी, क्योंकि इससे पहले हमने जब प्लासी के युद्ध में देखा तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध को षड्यंत्र और अपनी कूटनीति से जीता था। ठीक, अब देखिए युद्ध के प्रमुख पक्ष देखें तो एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो वहीं पे संयुक्त सेना थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर था मेजर हेक्टर मुनरो। ठीक है, ये मुनरो होगा, और इसकी सहायता कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव की रणनीति का प्रभाव भी था। ठीक है, और वहीं पे बेहतर प्रशिक्षण और तोपखाना। और वहीं पे बात करें संयुक्त सेना की तो एक तरफ इन संयुक्त सेना में कौन कौन होता है? मीर कासिम। ये मीर कासिम कौन होता है? यह पूर्व बंगाल का नवाब होता है, जिसमें क्या होता है, जिस कारण से अगर बात करें तो अंग्रेजों और मीर कासिम है इनके बीच में क्या होता है? मतभेद उत्पन्न होता है। ठीक, जिससे क्या होता है, जिससे अंग्रेज जो होते हैं मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा देते हैं, और इसी के द्वारा क्या होता है, जो मीर कासिम होता है वह अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाता है, और यहीं से शुरू होती है बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि। और वहीं पे दूसरी ओर बात करें तो बंगाल जो अवध है, ठीक, जो अवध का नवाब होता है ये सिका-उद-दौला नहीं है, ये होगा आपका सिजा-उद-दौला। और वहीं पे मुगल सम्राट कौन होता है? शाह आलम द्वितीय। ठीक, अब देखिए यह जो युद्ध था, देखो जो बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि कहाँ से बनी? ठीक, देखो प्लासी के बाद मीर कासिम, जब प्लासी का युद्ध होता है तो उस समय ये जो मीर कासिम है जी, जो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ता है, यह मीर कासिम जो होता है प्लासी के बाद इसको सत्ता से हटाया जाता है और उसका अपमान किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और मीर कासिम के द्वारा अंग्रेजों के विशेषाधिकारों का विरोध किया जाना, अवध के नवाब और मीर कासिम के बीच मतभेद, ठीक, और अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। अब क्या होता है कि बक्सर के युद्ध का जो परिणाम होता है वो काफ़ी क्या होता है? महत्वपूर्ण एवं दूरगामी होते हैं। क्यों? देखिए इसमें होता ये है कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पे पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, और इस युद्ध में अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति का अच्छा प्रदर्शन किया। प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल में, ठीक है, ये सब कहाँ के लिए हो रहा है? ये जो युद्ध चल रहे हैं प्लासी और बक्सर की, ये बंगाल के लिए चल रहा है। ठीक, तो देखो प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल में बिना कर दिए व्यापार करने की छूट मिल गई, किंतु बक्सर के युद्ध में कंपनी को संपूर्ण बंगाल में वास्तविक नियंत्रण स्थापित तथा कंपनी को बंगाल
बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल गया। दीवानी का जो मतलब होता है वह होता है कर वसूलने का अधिकार। अब बक्सर का युद्ध एक बड़ा महत्वपूर्ण यानी कि इस बक्सर के युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने केवल बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ही हराया था। ठीक है, ये युद्ध इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे पहले जो प्लासी का युद्ध होता है वह केवल ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में होता है, जबकि बक्सर के युद्ध में कंपनी ने बिना षड्यंत्र एवं कूटनीति का सहारा लिए अवध के नवाब के साथ मुगल शासक को भी हराया, जो अपने आप में क्या था, एक काबिलिए तारीफ था। इसके बाद होती है इलाहाबाद की संधि। यह होती है आपकी 1765 में। ठीक, तो बक्सर युद्ध में जीत के बाद कंपनी अवध के नवाब कौन होता है, सिराजुद्दौला, और मुगल शासक जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय, उनके साथ एक संधि करता है जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। देखो, इलाहाबाद की संधि क्या होती है, बक्सर के युद्ध के बाद जो अंग्रेज होते हैं वह आपके अवध के नवाब और मुगल शासक के साथ एक संधि करते हैं, ठीक, जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। इलाहाबाद की संधि के द्वारा क्या होता है कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है, दीवानी यानी कि कर वसूलने का अधिकार मिल जाता है, परंतु कंपनी ने अवध के नवाब को इसमें यह भी होता है कि जो कंपनी होती है वह अवध के नवाब को सैनिक सहायता देना स्वीकार करती है। ठीक, कंपनी जो है वह अवध के नवाब कौन होता है, सिराजुद्दौला, उसको सैनिक सहायता देती है, किंतु उसमें जो सेना का जो खर्चा था वह नवाब को खुद ही क्या करना था, उठाना था। सबसे अहम बात यह थी इस संधि में कि मुगल शासक की जो भूमिका थी वह अंग्रेजों के सामने कमजोर पड़ने लगी। ठीक, इसी बक्सर के युद्ध में क्या हुआ कि जो मुगल शासक की जो भूमिका थी वो क्या थी, अंग्रेजों के सामने कमजोर पड़ने लग गई। ठीक, और देखिए होता ये है कि बक्सर का युद्ध जो होता है भारत के इतिहास में बहुत क्षण था। ठीक, इम्पोर्टेंट है कि जो बक्सर का युद्ध है भारत के इतिहास में वह क्षण था जब अंग्रेजों ने व्यापार से शासन की ओर निर्णायक कदम उठाया। ठीक, देखो होता क्या है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है तो वो क्या करती है, वो सिर्फ व्यापार करने आती है। ठीक, पर इस बक्सर के युद्ध में उसने व्यापार से शासन की ओर निर्णायक कदम उठाया। ठीक, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बक्सर का युद्ध यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपना रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।